आदरणीय पारे सर, सुवर्णाताई, गजानन सर, अनिता जी, रामकुमार वर्मा सर और सभागार में उपस्थित मेरे प्रिय छात्र छात्राएं और सहयोगी प्राध्यापकों, आप सबको सादर नमस्कार। मैं वाघरी समाज पे अपनी बात रखूंगी। पीपीटी के माध्यम से कुछ उनका परिचय देते हुए उनकी शिल्पकला से आपको अवगत कराऊंगी। वाघरी समाज, जैसे कि आप कल से सुन रहे हैं, गोमंतु जाति की कई उपजातियां हैं या कई जातियां हैं उसमें, तो उसमें एक वाघरी समाज भी आता है। वाघरी, यहाँ पर आप दो तरह के वाघरी को देख सकते हैं। एक राजस्थान से जो आए हैं, जिनका डेरा आपने देखा होगा, वाघरी शब्द है, वाघरी। और जो आप हैंडीक्राफ्ट का जिन्होंने स्टॉल लगाया वो है वाघरी। ये दो क्षेत्र के आधार पे इनका जो शब्द है वो अलग हो जा रहे हैं। राजस्थान में वो वाघरी कहला रहे हैं और गुजरात में वाघरी। वास्तव में वो एक ही घुमंतु जाति की उपजातियां हो सकती हैं। क्योंकि ये पूरे भारत में बिखरी हुई है, तो इनकी लगभग 15 से 21 उपजातियां कही जाती हैं, जिनमें काठियावाड़ी, चौधरी, बेड़ू, चुआड़िया, दंताड़िया, मंडानी, सलाट, ये सारी इनकी उपजातियां हैं और ये अलग अलग पेशों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। आगे चलते हैं। अब शब्द व्युत्पत्ति लें तो वाघरी शब्द बना कैसे, तो कहा जाता है कि क्योंकि ये शिकार करने वाली जातियां थी, तो वाघ के अरी, वाघ के शत्रु होने के कारण इनको वाघरी कहा गया होगा। ये सब किंवदंतियां हैं, सही क्या है झूठ ये पता नहीं, लेकिन किंवदंतियां हैं कि इसलिए इनका नाम वाघरी पड़ा होगा। दूसरा, ये खेती बाड़ी करने के साथ साथ गांव की सुरक्षा के लिए भी शिकार करते थे, तो शिकारी जातियां होने के कारण भी इनको वाघरी कहा गया। तो शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर ये इनका नामकरण हुआ। आगे चलते हैं। ये दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में ये पूरी अब इनका जो प्रसार है या निवास है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि गोमंतु जातियां हैं, एक क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र में जहाँ भी इनको रोजगार के अवसर मिले, जहाँ भी इनकी जीवन को रहने के लिए या उस तरह के संसाधन उपलब्ध हुए, वहाँ जाकर बसने लगे। अब चूंकि ये घुमंतु नहीं है, स्थायी निवास करने लगे हैं। क्योंकि मैं दिल्ली में रह रही हूँ और दिल्ली के वाघरियों पर ज़्यादातर मेरा काम है, तो मैं दिल्ली में देख रही हूँ कि इनके मुख्यतः जो व्यवसाय है वो 2-3 मुख्य व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। जैसे पुराने कपड़े लेकर बर्तन देना, जो आपने देखा होगा, यहाँ भी भोपाल में भी इस तरह के लोग होंगे। ये वास्तव में वाघरी जाति से आते हैं, जो दिल्ली में एक पूरा इनका एक मंडी है जिसको पुराने कपड़े की मंडी कहा जाता है। तो वहाँ पर ये सारे कपड़े रिसाइकिल होके वापस बिकते हैं या इनके दूसरे और उपयोग वहाँ पर लिए जाते हैं। तो ये पुराने कपड़े घर घर जाके इकट्ठा करती हैं और उसके बाद नए बर्तन देकर फिर उन कपड़ों का पुनर्चक्रण के द्वारा अलग अलग जगहों पर वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये व्यवसाय के आधार पे इनकी स्थिति भी स्पष्ट है। जो थोड़ा सा संपन्न या समृद्ध व्यवसाय में जुड़े हैं, जैसे काठियावाड़ी मुख्यतः हैंडीक्राफ्ट, स्टोन के वर्क पे या जो ड्राई फ्रूट्स है उनके काम करते हैं, तो वो थोड़े समृद्ध माने जाते हैं और उनकी एक तरह से वाघरी में ये थोड़ी संपन्न या ऊंची जाती है। वहीं जो ये चुआड़ियाँ जो बर्तन लेकर देकर पुराने कपड़े लेती है, थोड़ी उनसे नीची जाति मानी जाती है। तो इस आधार पे, व्यवसाय के आधार पे भी इनका वर्गीकरण हम इनके ही समाज में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो चुआड़िया जो काम कर रहा है, जो पुराने कपड़े लेकर बर्तन दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है विश्व स्तर पर। अनुमानतः 500 से अधिक, जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ रघुवीर नगर मार्केट का, वहाँ पे 500 से अधिक विक्रेता पूरे भारतवर्ष से आते हैं और पुराने कपड़े ले जाकर फिर उनका नया नवीनीकरण कर उसका उपयोग करते हैं। तो एक तरह से रचनात्मकता की दृष्टि से ये इनका एक योगदान है कि इन्होंने अपने इस व्यवसाय को से सिर्फ धन अर्जन ही नहीं किया, समाज को कैसे आप जो भी आपके संसाधन है उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं उसको शायद सिखाए या उसकी एक आविष्कार के रूप में इनको हम देख सकते हैं। तो ये इस तरह का काम करके समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आगे चलते हैं। ये जो दृश्य है ये दिल्ली के रघुवीर नगर का दृश्य है, जहाँ पे पुराने कपड़े इस तरह से बेचते हैं। आगे चलिए। अब हैंडीक्राफ्ट में आते हैं कि जो कच्छ और काठियावाड़ की जो घुमंतु है, मुख्यतः वो इस कला को परंपरा दर परंपरा करते चले आ रहे हैं
और उस परंपरा में जो समृद्धि करने का एक जो छोटा सा योगदान है वागड़ी समाज का भी है। मतलब पूरी तरह से वागड़ी समाज का ही नहीं है, क्योंकि इसमें रवाड़ी समाज भी आता है, दूसरे बंजारे समाज भी आते हैं, लंबाड़ी भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारी शिल्पकलाएं एक दूसरे से मिलती जुलती भी है और कुछ विशिष्टता के साथ वो अलग भी हो जाती है। अगर आप हैंडीक्राफ्ट देखें राजस्थान का, गुजरात का, तो कुछ समानताएं दिखेंगी, कुछ उसमें से अलग भी दिखेगा। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, विशेषकर पैच वर्क, जो मैं अभी बता रही थी कि पुराना कपड़ा लेकर बर्तन देते हैं, तो उस पुराने कपड़े में जो जरी के जो कपड़े होते होंगे उसको निकाल कर ये इस तरह का पैच वर्क करते हैं। और ये दिल्ली के जनपद पे इनके अलग अलग स्टॉल लगे हैं। और खास बात है ये कि इनके समाज की महिलाएं ये सारा व्यापार संभाल रही हैं और आर्थिक रूप से ये आत्मनिर्भर है और एक सशक्त महिला के रूप में दिखाई देती हैं। ये कुछ उनके नमूने में। रंजना आइए, अभी उनसे बुलाती हूँ, वो दिखाएंगी भी। थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। जैसे ये लहंगे, चुनरी, बैग, पर्स, अब इनकी परंपरा में कुछ आधुनिक रूप भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब आधुनिकता का भी समावेश होने लगा है, अब पूरी तरह से परंपरागत नहीं है। ये रंजना है जो इस प्रकार का काम करती है, ये व्यापार भी करती है और साथ में उस कला को अभी तक बनाए रखे हैं और लगातार ये 3 पीढ़ी से काम करती चली आ रही है। तो कुछ सैंपल के रूप में आप अभी मंच पे भी देख सकते हैं। इनका स्टॉल है, विस्तार से देखना हो तो आप कृपया जरूर एक बार वहां जाकर विजिट करें, देखें, जो जिज्ञासा हो उनसे पूछे भी। ये बहुत सारी चीजें इस तरह से अब नए नए रूपों में आ रहे हैं जो दैनिक उपयोग के लिए भी है और अपनी कला को ये आगे बढ़ा भी रहे हैं इस रूप में। तो बैग हो, चद्दर हो, रनर हो, टेबल क्लॉथ हो, चाकला हो, बंधनवार हो, ऐसी बहुत सारी जो कलाएं हैं इनके पास है और इस तरह की चीजें बनाती हैं। बहुत सारा सामान ही नहीं ला पाई, कुछ दिक्कत हुई। उसमें और भी तरह के सामान होते हैं, लेकिन जितना भी सामान लेके आई है वो कला आपके सामने है। एक बार आप इनके स्टॉल पे भी जाए और वहां पर भी देखें। रंजना, कुछ आप कहना चाहोगी? हमारा सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। जो हम जो भारतीय समाज बहुत पिछड़े हैं उनको याद करके और यहाँ मंच तक पहुँचा दिया, उस बात के लिए उस सर के जो इनके जितने भी कार्यकर्ता है जो जाते हैं सब छोटे छोटे गांव में ढूंढ के लाते सारी खबरें, उनको सबको मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ। के लोग अगर आप लोगों से मिल सकते हैं, आपसे बात दो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी कैमरा लेके, कभी बात से कभी किसी चीज से, सब हमको सम्मान करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। हाँ सर, ये कुछ मुझे कह रही थी बार बार कि मैं सर को अपनी स्मृति के रूप में कुछ देना चाहती हूँ, आप जरूर मुझे कहिएगा। तो सर कृपया आप आए आगे और अपनी स्मृति के रूप में आपको कुछ छोटी सी भेंट देनी है, क्योंकि इतना बड़ा मंच दिया सर। ये मतलब आज तक जिस विषय पर हम चर्चा भी नहीं करते थे, ये सारा श्रेय सर को जाता है और फिर सर को ही जाता है। छोटे-छोटे गांव से मैं फैब्रिक वगैरह लाती हूँ। इधर सर, ठीक है, धन्यवाद रंजना, बहुत कम समय है। आगे बढ़ा दीजिए। रंजना, मैं बताना चाहती हूँ कि आप जितना कुछ आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पारित सर का ही निर्देशन है, क्योंकि हम तो इन विषय पे सोच भी नहीं पा रहे थे। मतलब जिन पर आज तक हम चर्चा नहीं कर रहे थे, आज वो परिसंवाद का विषय है, संगोष्ठी का विषय है,
एक राष्ट्रीय स्तर का एक दिवस बन चुका है। तो इसके लिए सर आपका और साधुवाद, आपके इस भगीरथ प्रयास में हम भी सहभागी बने, इसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं और बस आपका सानिध्य बनता रहे, हम भी काम करते रहे। धन्यवाद। यही तक मेरी बात थी और बागड़ी समाज को जानना भी शेष है, बहुत कुछ है, आगे बढ़ा दीजिए जो अब इस पे कहना चाहिए। और जैसे अभी मैं बता रही थी बस छोटी सी, और ये रंजना ने मुझे बताया कि ये सब इस समाज जो ये दिखा रही थी बनाते क्यों थे, तो उन्होंने बताया कि हम अपने दहेज बेटियों को दहेज में देने के लिए ये काम जब बेटी होने के बाद से ही शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि उस समय हाथ का काम होता था तो बहुत समय लगता था, तो एक एक चीज बनाने के लिए, चाहे वो बंधनवार हो, चाहे चाकला हो, चाहे मेजपोश हो, लहंगा हो, चुनरी हो, तो बहुत समय लगता था। तो वो सारा हाँ वो बनाती थी, मगर ये कि आज इनकी कला व्यवसाय का रूप ले चुके हैं, तो विश्व पटल पर सामने है और सब उसको देख रहे हैं और इनकी पहचान से ये चीज़ें पहचानी जा रही हैं। धन्यवाद समय देने के लिए, आप सुनने के लिए। और जितनी बार आती हूँ उतना अच्छा लगता है और हर बार लगता है कि और कुछ नया खोजें। तो धन्यवाद सर।